साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम फर्स्ट पेपर का पार्ट बी यूनिट 5 सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग, जिसमें जीआईएस, जीपीएस है ना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट्स, इन सबको कवर करेंगे कि 2020 में ये एक नई यूनिट जुड़ी है। और इससे संबंधित देखिए, आज मैं आपको ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि कुछ टॉपिक ही आपको ये पूरा कवर कराऊंगी कि सुदूर संवेदन किसे कहा जाता है, सुदूर संवेदन कितने प्रकार का होता है, सुदूर संवेदन के उपयोग अनुप्रयोग क्या होते हैं, इसकी कमियां क्या होती हैं, इसके घटक क्या होते हैं। तो आज हम इसे एक एज अ लेक्चर के तौर पर भी पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि सुदूर संवेदन क्या होता है। तो ध्यान से सुनेंगे। सुदूर संवेदन दोस्तों क्या होता है कि किसी भी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना, सूचना एवं आंकड़े प्राप्त करना क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, जीपीएस की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक उसी प्रकार से ये जो रिमोट सेंसिंग होता है कि किसी भी वस्तु के संपर्क में तो नहीं आ रहे, लेकिन उस वस्तु से संबंधित जितनी भी जानकारी है कि अभी वो कहाँ पर है, नेविगेशन क्या है, ट्रैकिंग क्या है, लोकेशन क्या है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग कहलाता है। एक बार फिर से सुन लें, ये किस पर आधारित होता है? तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर आधारित एक युक्ति होती है। क्या? रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु के, किसी भी दूरस्थ स्थित वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सुदूर संवेदन कहलाता है, जो कि प्रकाश के परावर्तन और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर आधारित होता है। तो ये किस पर आधारित होता है? प्रकाश का जो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है, और साथ ही साथ जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, इस पर आधारित एक युक्ति होती है। जिसमें देखिए, यदि हम बात करें तो ये तो क्या हो गया? सुदूर संवेदन हो गया। अब सुदूर संवेदन यदि रिमोट सेंसिंग की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है? तो रिमोट सेंसिंग जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। यदि आप चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता दें कि यदि आप ये पूरा का पूरा यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको विथ देखिए पीडीएफ के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से पूरा आपको कवर करा दूंगी। साथ ही साथ अभी जो हम समझ रहे हैं, इसके अलावा भी यदि आप एक अलग से लेक्चर के माध्यम से इसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, 2 प्रकार का होता है सुदूर संवेदन। एक होता है सक्रिय सुदूर संवेदन और एक होता है निष्क्रिय सुदूर संवेदन। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है सक्रिय सुदूर संवेदन और एक होता है निष्क्रिय सुदूर संवेदन। देखिए, सक्रिय में मतलब ये होता है कि एक सैटेलाइट भेजा जाता है अंतरिक्ष में। एक क्या भेजा जाता है? एक सैटेलाइट भेजा जाता है अंतरिक्ष में, और जिसमें एक उपकरण लगा होता है, और यही उपकरण के द्वारा तरंगों को पृथ्वी पर भेजा जाता है। और ये जो तरंगे हैं, जिस वस्तु की जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है, ये सैटेलाइट में लगा उपकरण जिसमें तरंगों को भेजा जाता है, ये वस्तु से टकराता है। अब वस्तु से टकराने के बाद में ये तरंगे क्या हो जाती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि मान लीजिए ये क्या है, एक पेड़ है, और इससे संबंधित जानकारी जो है कि भारत में हमें वन क्षेत्र का अध्ययन करना है ना। फॉर एग्जाम्पल भारत में कितना वन आवरण है, जो कि वन रिपोर्ट वर्ष 1987 से लगातार 2 वर्षों में प्रकाशित की जाती है। तो भारत में वनावरण कितना है? तो अब इस बात की जानकारी कि कहाँ पर कौन सा वन आच्छादित क्षेत्र है, तो जो सक्रिय सुदूर संवेदन होगा उसमें क्या होता है कि एक ये क्या है, मान लीजिए रिमोट सेंसिंग, ये क्या है? एक सैटेलाइट है। ये क्या है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। अब यहाँ पर जो पैनक्रोमैटिक कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगों को भेजा गया, और यही क्या हुआ? परावर्तित होकर इन्हें प्राप्त कर लिया गया। तो ये क्या हो गया? इसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि फ्लैश फोटोग्राफी में होता है ना, इसे क्या कहा जाता है? सक्रिय सुदूर संवेदन। अब निष्क्रिय सुदूर संवेदन क्या होता है? जिसमें सूर्य के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसमें सूर्य के प्रकाश या विकिरण का प्रयोग किया जाता है, रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। अब सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो रेडिएशन है, ये किसी वस्तु से टकराता है और परावर्तित होने के बाद में जो है, फिर उसके बाद में कहा जाता है एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह में जाता है।
तो ये देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। रिमोट सेंसिंग क्या होता है कि किसी भी वस्तु के से भौतिक संपर्क, किसी भी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना उससे संबंधित सूचना, आंकड़े, उसकी जानकारी प्राप्त करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। ये हमने कवर कर लिया। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन 2020 में आया था कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताइए। तो जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 2008 को हुई थी। ये क्या क्या काम करता है? तो देखिए, जितने भी सुदूर संवेदी उपग्रह हैं, तो जितने भी जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, इनसे आंकड़ों का, इनसे डेटा को प्राप्त करना और साथ ही साथ उनका वितरण करना। क्योंकि देखिए, जो हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये जो केंद्र बना हुआ है हैदराबाद में, ये सैटेलाइट से आंकड़ों को प्राप्त करता है और फिर इसके क्या लगे होते हैं, हर जगह दोस्तों यदि हम बात करें, इसके केंद्र बनाए जाते हैं, इसके नेटवर्क बनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से हमें हमारे मोबाइल के माध्यम से प्राप्त होता है। तो जितने जो आंकड़े हैं, उनकी प्राप्ति और उनका वितरण करने में सहायक होता है। आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, उनका वर्गीकरण और उनकी निगरानी करना। जैसे कि यदि हम बात करें कि कहाँ पर कौन सा खनिज है, अभी हाल ही में जैसे कहा गया था कि कटनी में जो है वो सोने की कई खदानें हैं, जमीन में सोना जो है पाया जा रहा है ना, प्राप्त होने की संभावना है। तो ये कैसे पता चला? या फिर दोस्तों यदि हम बात करें इसके अनुप्रयोगों की, तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, ये जल संसाधन में, ये खनिज संसाधन में, ये फसलों का आकलन करने में, ये वन रिपोर्ट जो प्रकाशित होती है कि जितना वन क्षेत्र कहाँ पर कितना है, तो इसमें भी जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। मानचित्रों पर मानचित्रीकरण, मतलब बड़े बड़े जो स्थानों का मैपिंग कि यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर वनस्पतियां हैं, यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति है, इसका भी प्रयोग जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो जो ग्रामीण विकास है और शहरी विकास में भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ग्रामीण अवसंरचना के लिए क्या करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया, बंजर भूमि का मानचित्रीकरण कर लिया, एक मास्टर प्लान तैयार किया कि यहाँ पर जो है खेत हैं, यहाँ पर तालाब हैं, यहाँ पर किस प्रकार से जो है ग्रामीण अवसंरचना को एक शहरी या स्मार्ट सिटी का रूप जो है वो प्रदान किया जाए। तो बड़े बड़े मानचित्रीकरण में भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें आपदा प्रबंधन में, तो उपग्रह से ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इससे प्राप्त सूचनाओं का उपयोग इस केंद्र के माध्यम से आपदा प्रबंधन में भी किया जाता है कि कहाँ पर वनाग्नि या वनों में आग लग गई, कहाँ पर ज्वालामुखी आने की संभावना है, कहाँ पर चक्रवात आने की संभावना है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो आपदा प्रबंधन में भी किसका प्रयोग किया जाता है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी बिपरजॉय है ना, एक चक्रवाती तूफान गुजरात महाराष्ट्र को प्रभावित कर रहा है, खास करके गुजरात को प्रभावित कर रहा है, कच्छ जामनगर वाले क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। तो ये किसके माध्यम से? रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं अनुसंधान विकास पर कार्य करता है। फिर हवाई सेवाएं, मानचित्रीकरण, इनके द्वारा भी जो है इसका रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पूछा क्या गया है, सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद के द्वारा किए जा रहे कार्य। तो जो रिमोट सेंसिंग, जितने भी रिमोट सेंसिंग के उपयोग हैं, वही तो क्या करता है, केंद्र जो है वो प्राप्त करता है डाटा को, आंकड़ों को क्या करता है, आंकड़ों एवं सूचनाओं को प्राप्त करता है। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें सुदूर संवेदन सिद्धांत को समझाइए। ये 2020 का क्वेश्चन था। देखिए सुदूर संवेदन जो सिद्धांत थे, ये क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु की अपना अपना एक गुणधर्म होता है। अब किसी भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु का रासायनिक एवं भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और जैसे ही इन वस्तुओं पर सूर्य की किरणें आपतित होती हैं, अर्थात पड़ती हैं, तो हर एक वस्तु अलग अलग तरंगों का प्रकाश छोड़ती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हर एक वस्तु का, ये कोई वस्तु ए है, ये कोई वस्तु बी है। अब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो इसका ये जो है वो अलग प्रकार की तरंग छोड़ेगी, ये जो है वो अलग प्रकार की तरंगों को छोड़ती है। तो इस प्रकार में हर एक वस्तु का अपना अपना एक पैटर्न होता है, अपना अपना एक यूनिक पैटर्न होता है।
चाहे वो उत्सर्जन का हो, चाहे वो परावर्तन का हो, चाहे वो अवशोषित विकिरण का हो। और इस प्रकार से जो सुदूर संवेदन तंत्र होता है, ये आपको दो चीजें तो बिल्कुल याद रखना है। जो सुदूर संवेदन है, ये प्रकाश के परावर्तन पर, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर और अवरक्त किरणों पर आधारित विकिरण होता है। ये तीन चीजें तो आपको याद रखनी है कि इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, इसमें अवरक्त किरणें होती हैं, अवरक्त किरणों का विकिरण होता है, और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम इन तीन पर क्या करता है, कार्य करता है। और सुदूर संवेदन इन्हीं विकिरणों को, कि सूर्य का प्रकाश पड़ा, सूर्य का जब प्रकाश पड़ा तो ये क्या होता है, हर एक वस्तु अलग अलग प्रकार की तरंगों को छोड़ा। फिर उसके बाद में यही जो तरंगे हैं ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के पास गई, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में इन्हीं का क्या किया जाता है, इन्हीं किरणों का अध्ययन करके उस वस्तु के बारे में पता लगाया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये किसका सिद्धांत है, सुदूर संवेदन का सिद्धांत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सुदूर संवेदन के प्रकार। तो सुदूर संवेदन कितने प्रकार का होता है, अभी अभी मैंने बताया था। सुदूर संवेदन जो है ये दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय सुदूर संवेदन और एक निष्क्रिय सुदूर संवेदन। सक्रिय सुदूर संवेदन में क्या किया जा रहा था, सक्रिय सुदूर संवेदन में कि जो सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इसके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी वस्तु पर भेजा जाता है और उससे परावर्तित तरंगों के माध्यम से उस वस्तु की जानकारी प्राप्त की जाती है। निष्क्रिय सुदूर संवेदन में क्या होता है, इसमें सूर्य के प्रकाश को या सूर्य का जो विकिरण है ये किसी वस्तु पर पहुंचता है, और वस्तु पर पहुंचने के बाद में, परावर्तन के बाद में, ये सैटेलाइट पर पहुंचता है, जिसके माध्यम से उस वस्तु की जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, जीपीएस क्या है और ये कैसे कार्य करता है। वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस क्या है। देखिए बहुत ही आईएमपी है यदि हम बात करें जीपीएस की, और ये वही जीपीएस, देखिए कहते हैं ना कि बदला बहुत बड़ी चीज होती है, और यदि यही एक जीपीएस है ना, जो हमने भारत के द्वारा IRNSS बनाया गया है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो बनाया गया है, ये जीपीएस का ही एक क्या माना जाता है, ये भारत का एक वैश्विक या अंतरिक्ष आधारित नौवहन प्रणाली है, नेविगेशन सिस्टम है ये भारत का। जो IRNSS है ये क्या है, भारत का एक नेविगेशन तंत्र है, जिस प्रकार से अमेरिका का जीपीएस है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जीपीएस क्या है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए हुआ ये था कि वर्ष 1973 में अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा सेना के लिए प्रारंभ किया गया था। क्या प्रारंभ किया गया था, एक अंतरिक्ष आधारित वैश्विक नौवहन उपग्रह तंत्र है, वैश्विक नौवहन उपग्रह तंत्र है। तो क्या है ये जीपीएस, क्या है कि अंतरिक्ष आधारित वैश्विक नौवहन उपग्रह तंत्र है, जो कि किसी भी मौसम में किसी भी वस्तु की संपूर्ण जानकारी और सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है, चाहे मौसम कोई भी हो। यदि आपके मोबाइल में भी वर्तमान में यदि जीपीएस है, देखिए ये प्रारंभ किया गया था अमेरिका की रक्षा विभाग के द्वारा उसकी सेना के लिए, लेकिन वर्ष 1995 में संपूर्ण विश्व के लिए इसने क्या कर दिया था, सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया था। और 1995 से किसके लिए, सार्वजनिक हित के लिए। लेकिन जब कारगिल युद्ध हुआ 1999 में, तो हमारे भारत के द्वारा कहा गया कि आप जो है जीपीएस के माध्यम से पाकिस्तानी बंकरों का पता बता दीजिए हमें। लेकिन अमेरिका का जो रक्षा विभाग था, अमेरिका का जो जीपीएस था, इसने कहा कि हम ये जो है वो मानव उपयोगी या रक्षा हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, सार्वजनिक उपयोग हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ना कि किसी देश के लिए। तो इस प्रकार से जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, इसमें अमेरिका के द्वारा हमें जीपीएस लोकेशन या पाकिस्तानी बंकर की जो लोकेशन है, ये जीपीएस के माध्यम से देने से इनकार कर दिया था। तब जाके भारत के द्वारा ही वर्ष 2007 से भारत ने फिर IRNSS मतलब भारत का ही एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसे नाविक के नाम से प्रधानमंत्री ने इसे नाविक नाम दिया है, और इसी को ही ये क्या है, भारत का एक अंतरिक्ष आधारित नौवहन तंत्र है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका उद्देश्य ये है कि भारत से जो 1500 किलोमीटर तक की दूरी है, इसमें किसी भी वस्तु की सटीक जानकारी
भारत को अब प्राप्त होती है। तो ये क्या है, भारत का ही एक नौवहन उपग्रह तंत्र है IRNS। और जो जीपीएस है ये कहाँ का है, तो ये अमेरिका का एक वैश्विक नौवहन उपग्रह तंत्र है, जिसके घटक कितने होते हैं। यदि हम जीपीएस की बात करें तो इसमें प्रमुखतः 3 घटक होते हैं। ये 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है कि जीपीएस के प्रमुख 3 घटक क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है सैटेलाइट या स्पेस सैटेलाइट, या हम जिसे कहते हैं अंतरिक्ष खंड, हिंदी में क्या कहेंगे, अंतरिक्ष खंड कहेंगे। दूसरा आता है नियंत्रण कक्ष। नियंत्रण कक्ष मतलब कि यदि हम बात करें तो ग्राउंड कंट्रोल इसका क्या है, ये दूसरा भाग आ जाता है नियंत्रण कक्ष। और तीसरा यदि हम बात करें तो तीसरा आता है उपयोगकर्ता उपकरण। उपयोगकर्ता उपकरण। अब एक एक के बारे में देख लेते हैं। यूजर इक्विपमेंट। तो देखिए अंतरिक्ष खंड क्या है, अंतरिक्ष खंड के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जीपीएस में 24 उपग्रहों को भेजा गया है, जो कि सिग्नल को यूजर तक प्रेषित करते हैं। जो कि सिग्नल को, जो भी सिग्नल भेजे जा रहे हैं जीपीएस के माध्यम से, वो कहाँ तक भेजे, यूजर तक जो है पहुंचाता है क्या, अंतरिक्ष खंड। फिर नियंत्रण कक्ष के अंतर्गत या जो ग्राउंड कंट्रोल है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत मॉनिटरिंग स्टेशन, कि भैया ये जो जीपीएस है ये एक उपग्रह लगा दिया है, ये एक सैटेलाइट लगा दिया है, अब इसके माध्यम से जितनी भी जो तरंगे भेजी जाएंगी ये कैसे काम करता है, तो इसके लिए क्या होगा, एक मॉनिटरिंग स्टेशन होगा, एक मास्टर नियंत्रण या ग्राउंड कंट्रोलिंग एक कक्ष होगा, है ना। फिर उपयोगकर्ता उपकरण में क्या होगा, हम किसके माध्यम से पता करते हैं, तो भैया हमारा जो स्मार्टफोन है उससे हम पता करते हैं, या जो टेलीमेटिक डिवाइस है हमारे पास में, उससे हम जो है वो पता करते हैं, किसी भी वस्तु की स्थिति का पता करते हैं। तो ये क्या होते हैं, 3 खंड होते हैं, ये 3 क्या होते हैं, घटक होते हैं जीपीएस के। एक होता है अंतरिक्ष खंड, एक होता है नियंत्रक, और एक होता है उपयोगकर्ता उपकरण। अब ये देखिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहले जीपीएस का क्या है और ये कैसे कार्य करता है, तो देख लेते हैं आगे। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसका प्रयोग अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा किया गया था, और इसरो के द्वारा भारत का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो मैं बता रही थी IRNSS, जो है वो लॉन्च किया गया है। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले ये क्या है कि उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली में जीपीएस सुविधा स्थापित उपग्रहों को सिग्नल भेजता है। मतलब कि इसके द्वारा जो है सिग्नल, किसी भी वस्तु पर जो है सिग्नल भेजे जाते हैं, और सिग्नल भेजने के बाद में ये क्या करता है कि जो सबसे पहले तो ये जो जीपीएस सैटेलाइट है ये कहाँ भेजा जाता है, तो जो मध्यम भूकक्षा है MEO में स्थापित किए जाते हैं, जो पृथ्वी की सतह से लगभग, जो यदि हम बात करें 19-20 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्यम भूकक्षा में जीपीएस सैटेलाइट को भेजा जाता है, जिसमें कुल 24 उपग्रहों को शामिल किया गया है। ये उपग्रह 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की क्या करते हैं, 12 घंटे में पृथ्वी की एक बार परिक्रमा करते हैं। देखिए जो यदि हम बात करें ये कितने घंटे में, 12 घंटे में एक बार क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो तरंगे होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, विश्व के किसी भी स्थान पर फैल जाती हैं, जिसके माध्यम से जीपीएस, प्रत्येक जीपीएस एक क्या भेजता है, एक सिग्नल भेजता है, और उसकी वस्तु की स्थिति के बारे में, उसकी सटीक जानकारी के बारे में, उसके समय से संबंधित जानकारी जो है ये हमें किसके माध्यम से प्राप्त हो जाती है, इसी जीपीएस सिग्नल के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या है, जीपीएस कैसे कार्य करता है ये हमने जाना। फिर उसके बाद में ये तो क्या हो गया, जीपीएस के द्वारा सिग्नल भेजा गया, लेकिन हमें कैसे प्राप्त होता है, हमें दोस्तों जो रिसीवर है, जो जीपीएस, अब देखिए ये क्या लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो ये MEO में, मतलब कि जो पृथ्वी की मध्यम भूकक्षा है, जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पर सैटेलाइट लगे हुए हैं, जिसमें कुल 24 सैटेलाइट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं कि 12 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा को करते हैं, और विभिन्न जो सिग्नल हैं वो हर जगह, हर एक देश में, हर एक वस्तु पर भेजते रहते हैं। फिर इसके माध्यम से यदि मान लीजिए हमें किसी भी वस्तु की जानकारी जो है प्राप्त करनी है ना, तो इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है, ये जीपीएस ने सिग्नल भेजा,
उसके बाद यही सिग्नल जो है ये परावर्तित होकर जीपीएस रिसीवर के पास में आता है, और जीपीएस रिसीवर के पास में आता है किस फॉर्म में? 3D फॉर्म में आता है। मतलब कि जो 3 डायमेंशनल जो फॉर्म है, त्रिआयामी रूप में हमें प्राप्त होता है, और इससे संबंधित जानकारी, किसी भी वस्तु की स्थिति के बारे में जानकारी, समय के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? यदि हम बात करें, आपसे कोई पूछ ले कि जीपीएस का जो उपयोग है ये कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो आप खुद बताइए कहाँ कहाँ पर आप जीपीएस का प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ पर करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु की जीपीएस लोकेशन आप डाल लेते हैं कि कोई वस्तु कहाँ पर है। नेविगेशन, मतलब नेविगेशन में भी आप इसका प्रयोग करते हैं। नेविगेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की जानकारी का पता लगाना कि आप हम है ना कि हम यहाँ पर हैं और ये स्थान जो है वो बलदेव स्वीट्स कहाँ पर है, या कोई भी जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो नेविगेशन में इसका प्रयोग करते हैं। हम इसका ट्रैकिंग में भी प्रयोग करते हैं। ट्रैकिंग मतलब क्या होता है? ट्रैकिंग मतलब होता है किसी भी स्थान की मॉनिटरिंग करना, है ना, तो वो क्या कहलाता है? ट्रैकिंग होना। इसके अलावा हम जीपीएस का प्रयोग मैपिंग में करते हैं, ट्रैकिंग में करते हैं, इंटरटेनमेंट में भी करते हैं। मनोरंजन में कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि अभी जीपीएस आधारित, जैसे जो पबजी हो गया, एक और गेम आता है पोकेमॉन, है ना, तो ये क्या है? जीपीएस आधारित प्रमुख गेम्स है, और इस प्रकार से मनोरंजन में भी जीपीएस का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन में भी किया जाता है। परिवहन में कैसे किया जाता है? ड्राइविंग, है ना, ड्राइविंग में जो है सेफ्टी, ड्राइविंग में इसका प्रयोग किया जाता है, परिवहन में इसका प्रयोग किया जाता है, स्वास्थ्य में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्मार्ट वॉच, आज के समय में जो स्मार्ट वॉच है इनमें भी क्या लगा होता है? ये भी किस पर आधारित होती है? स्मार्ट वॉच ये भी जीपीएस पर आधारित होती हैं, जो कि क्या करती हैं? ट्रैकिंग करती हैं, है ना, हार्ट बीट को मापती हैं, ब्लड प्रेशर को मापती हैं, कितने पैदल चले हैं, है ना, तो ये वॉक टाइमिंग को मापती हैं। तो ये किसका प्रयोग करती है? ये जीपीएस का ही प्रयोग करती हैं। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में आया था, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह क्या है? उदाहरण दीजिए। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह क्या होते हैं, है ना? तो देखिए, यदि हम बात करें, जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। पृथ्वी से जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई है उस पर आधारित एक उपग्रह होते हैं, और जिनका जो प्रयोग किया जाता है ये क्या करता है कि जितनी भी जो अंतरिक्ष गतिविधियां हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, और 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्वी की ओर ये पृथ्वी घूमते हैं और पृथ्वी की एक परिक्रमा करते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली के हार्डवेयर क्या है? तो जो भौगोलिक जीआईएस की बात कर रहे हैं, अब आप कहेंगे कि जीआईएस क्या होता है? जीपीएस तो पता है हमें कि अंतरिक्ष आधारित एक वैश्विक नौवहन उपग्रह तंत्र है। अब जीआईएस क्या होता है? यदि हम जीआईएस की बात करें तो ये कंप्यूटर आधारित, वो अंतरिक्ष आधारित था, जो जीआईएस होता है भौगोलिक सूचना प्रणाली, या जो जीआईएस होता है ये कंप्यूटर आधारित एक ऐसा तंत्र होता है, एक ऐसा तंत्र होता है जितने भी जो भू संदर्भित आंकड़े हैं उन्हें हार्डवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन आंकड़ों को विश्लेषित करता है। मतलब ये पूरा का पूरा कंप्यूटर पर आधारित होता है। अब जिसके घटक क्या क्या होते हैं, यदि आपसे कोई पूछे कि जीआईएस के कितने घटक होते हैं, तो जीआईएस के 4 घटक होते हैं। कौन कौन से 4 घटक होते हैं? अभी आ सकता है 2021-22 के मेंस में। इसमें एक घटक होता है हार्डवेयर, एक घटक होता है इसका सॉफ्टवेयर, एक घटक होता है इसका, यदि हम बात करें तो डेटा। अब आंकड़े मिलेंगे, और इसका प्रयोग कौन करता है? तो पीपल्स करते हैं, लोग करते हैं। तो इसका क्या आएगा? लोग। तो हार्डवेयर में क्या आता है? हार्डवेयर के अंतर्गत क्या आ जाता है? हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर ही आ जाता है, प्रोसेसर आ जाता है, मदरबोर्ड आ जाता है इसके अंतर्गत, है ना, जो माइक्रोवेव ओवन आ जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क आ जाती है, डिजिटल सर्किट होता है, ये हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाता है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऐसे टूल्स आते हैं जो कि ये जितने भी जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं इन्हें संग्रहित करने का काम करता है। और इसके तौर पर हम किसका प्रयोग करते हैं? तो RDBMS
RDBMS का प्रयोग करते हैं सॉफ्टवेयर के तौर पर। रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है सॉफ्टवेयर के तौर पर। एक बार फिर से समझ लें, हार्डवेयर में जो है डिजिटल सर्किट आ जाता है, मदरबोर्ड आ जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क आ जाती है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बहुचर जो जियोग्राफिक डेटा है, जियोग्राफिक डेटा को स्टोर किया जाता है और इसमें RDMBS का प्रयोग किया जाता है, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब डेटा क्या होता है? डेटा वही होता है कि इस डेटा क्या होता है कि बहुचर आंकड़ा होता है जिसका डिजिटलीकरण किया जाता है, डिजिटलाइजेशन किया जाता है। और पीपल्स क्या है? ये वही यूजर्स हैं जो इन्हीं आंकड़ों का, इन्हीं घटकों का प्रयोग करते हैं। क्विक वर्ड उपग्रह क्या है? क्विक वर्ड उपग्रह क्या है? तो इस जो है ये 2001 में लॉन्च किया गया था और 2015 में इसे फिर से पुनः लॉन्च किया गया। ये एक उच्च रिजोल्यूशन वाला कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यह एक पृथ्वी का कमर्शियल, यह एक पृथ्वी का वाणिज्यिक क्या है, एक उपग्रह तंत्र है और जिसका प्रारंभ 2001 में किया गया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कुछ 50 यूनिट के क्वेश्चंस को देखा जो 2020 में पूछे गए थे। साथ ही साथ यदि हम बात करें दोस्तों, हमने आज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में भी देखा, हमने GPS के बारे में भी देखा, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बता देती हूँ कि देखिए जो अन्य देश के जो GPS सिस्टम है उनको देख लेते हैं 2 मिनट में। सबसे पहले यदि हम बात करें ग्लोनास, जिस प्रकार से अमेरिका का GPS है, इंडिया का IRNSS है, उसी प्रकार से जो ग्लोनास है ना, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये किसका है? 1976 में प्रारंभ किया गया था, रूस का एक नेविगेशन सिस्टम है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बाइडू की, है ना, जो बेइडू या बाइडू है, ये 2000 में प्रारंभ किया गया था और नाम से स्पष्ट आ रहा है ये किसका है? चीन का। चीन का एक वैश्विक नौवहन उपग्रह तंत्र है। कौन सा? ग्लोनास किसका है? रशिया का। बाइडू किसका है? चीन का है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि एग्जाम में, कई एग्जाम में 3 मार्कर में पूछा गया है, गैलीलियो, है ना। इसकी खोज एक दूरबीन है, ये दूरदर्शी की खोज भी गैलीलियो के द्वारा की गई थी। तो ये किसका है? यूरोपीय यूनियन का है। इसमें कुल 30 उपग्रह हैं और ये यूरोपीय यूनियन का, ये आप याद रखेंगे, जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन का एक मध्य भू कक्षा में, है ना, MEO में, जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, मध्य भू कक्षा में स्थापित एक नौवहन उपग्रह तंत्र है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो QZSS, ये किसका है? ये जापान के द्वारा खुद का एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, मतलब कि जापान की ही ये क्या है? क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, ये आप याद रखें। और ये QZSS का फुल फॉर्म क्या है? तो क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है। और यदि हम बात करें नाविक, तो नाविक किसका आ जाता है? हमारे भारत का, और जो कि भारत की 1500 किलोमीटर तक की जानकारी जो है हमें प्राप्त कराता है, ये आप याद रखें। तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।